एविडेंसिंग ग्लोबलाइजेशन। एविडेंस क्या होता है? साक्ष्य, सबूत। ग्लोबलाइजेशन का सबूत। तो यहाँ पर लिखा है ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स। 3 डेकेड का मतलब क्या होता है? डेकेड का मतलब होता है 10 साल, ईयर का मतलब होता है 1 साल, डेकेड का मतलब क्या होता है? 10 साल, और सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100 साल। मिलेनियम का मतलब क्या होता है? 1000 साल। पढ़ लेना इसके बारे में। डेकेड 10 साल, ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स। तो ये लगभग आप मान के चलिए कि 2020 में किताब लिखी गई ओवर द लास्ट 3 डेकेड। लास्ट का मतलब इसके पहले के 3 डेकेड। तो 2010 से लेकर 2020, 2000 से लेकर 2010, 1990 से लेकर 2000, कितने साल हो गए? 30 साल। ओवर द लास्ट 3 डेकेड्स, पिछले 3 दशकों से, जिसमें क्या लिखा है कि पिछले 3 दशकों से जो वैश्विक आपसी जुड़ाव है विभिन्न लोगों का, विभिन्न देशों का, विभिन्न समुदायों का दुनिया के अंदर, इसके बारे में कहा गया है कि ये हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो। दुनिया के अंदर जो आर्थिक एकीकरण हुआ है, वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था एकीकरण का, कि दुनिया किस तरीके से आपस में जुड़ती जा रही है। मकड़ी का जाल बताया था ना, कोबवेब मॉडल, ये मकड़ी का जाल है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब है कि आर्थिक रूप से पूरी दुनिया के जो लोग हैं, पूरी दुनिया के समुदाय हैं, वह आपस में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एंड ये जुड़ा हुआ महसूस क्यों करते हैं? क्योंकि वैश्विक स्तर पर, दुनिया के स्तर पर वाणिज्य, जिसको व्यापार आप बोलते हैं, फाइनेंस, वित्त एंड प्रोडक्शन, यानी कि वस्तुओं का जो उत्पादन है, वह पूरी दुनिया के अंदर उसका दायरा बड़ा है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल ये है कि यदि आप कोई घड़ी खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो है वह एक देश के अंदर बना है तो पूरे के पूरे जो उसके कंपोनेंट है वह उसी देश के अंदर बने हैं। उसके हो सकता है कि एक कंपोनेंट साउथ कोरिया में बना हो, दूसरा कंपोनेंट चीन में बना हो, तीसरा कंपोनेंट कहीं और बना हो। तो वैश्विक जो उत्पादन है उसका जो विस्तार है वह हुआ है। यहाँ पर बताया है कि आर्थिक रूप से दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का जो एकीकरण हुआ है, उसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि दुनिया की कोई भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अपने आप को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं से अलग नहीं कर सकती। और इसका एग्जाम्पल दिया है रिसेंट फिनेंशियल क्राइसिस, जैसे कि 2008 में एक वित्तीय संकट दुनिया के अंदर आया था, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा था। इसी के साथ कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान भी हमने देखा कि अगर किसी एक देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई तो उसके कारण दूसरे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। यहीं आगे लिखा है कि दुनिया के किसी एक कोने पे इंस्टेबिलिटी आती है, अस्थिरता आती है आर्थिक रूप से, तो उसका प्रभाव दूसरे देशों में भी पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि रिसेशन, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के अंदर कोई महामंदी आती है, आर्थिक मंदी आती है, तो उसका प्रभाव ऐसा नहीं है कि केवल यूके तक ही सीमित रहेगा, बल्कि दूसरे देशों के ऊपर भी पड़ेगा। इसी के साथ यूरो क्राइसिस बताया गया है। यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा एक साझी मुद्रा अडॉप्ट करी गई है जिसको यूरो कहा जाता है। हालांकि सभी यूरोपीय देशों के द्वारा उसको अडॉप्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि यदि यूरो क्राइसिस यूरोप के अंदर आता है तो उसका प्रभाव दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर भी पड़ता है। आगे लिखा है एवरी डे ओवर 4 ट्रिलियन फ्लोज अक्रॉस द वर्ल्ड्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दुनिया के अंदर 4 ट्रिलियन के करीब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज होता है। 4 ट्रिलियन कितना होता है? इंडिया की जो इकोनॉमी है अभी कितना स्ट्रगल कर रही है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। यानी कि जितनी अर्थव्यवस्था भारत की कुल अर्थव्यवस्था है, अभी उतनी अर्थव्यवस्था आप मान के चलिए कि इतना पैसा दुनिया के अंदर लेन देन होता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है कि आप दूसरे देश में जब जाते हैं पैसे लेकर, तो वहाँ पर आपको रुपयों को एक्सचेंज करवाना पड़ता है। और यदि कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत के अंदर आता है, जैसे चीन का कोई व्यक्ति अपनी करेंसी के साथ आता है, तो उसको एक्सचेंज करने पड़ेंगे। एंड ये एक्सचेंज कौन करता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ये पैसा एक्सचेंज होता है। रुपयों को अमेरिका में जाकर हम डॉलर्स में कन्वर्ट करवाते हैं। अगर मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नहीं होगी तो हम अपने पैसे को कैसे कन्वर्ट करवाएंगे? तो जैसे ही हम वहाँ पर जाते हैं तो वो जो पैसा है वह एक्सचेंज किया जाता है, जिसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हम बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कोई स्थान नहीं है, बल्कि ये एक मैकेनिज्म है जो दुनिया के अंदर इस्टेब्लिश हो चुका है। यह किसी एक स्थान पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम ये भी देखते हैं कि दुनिया की कोई करेंसी है, कोई पावरफुल करेंसी है और कोई थोड़ी वीक करेंसी है। जैसे कि अमेरिका का $1 और भारत के कितने रुपए? 85 रुपीज़ के अराउंड, 86 रुपीज़ के अराउंड। तो ये मूल्य कैसे तय होता है? ये यहीं से तय होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जिसका मतलब ये है कि आपके पैसे की कितनी वैल्यू है। और उसकी वैल्यू कब पता चलेगी? जब आपकी जो करेंसी है उसको खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, लोग आपकी करेंसी को क्यों खरीदेंगे? वो तब खरीदेंगे जब भारत के अंदर कोई
टूरिस्ट बाहर से आएगा तो वह भारत की करेंसी को खरीदेगा। इसी के साथ भारत की करेंसी को लोग क्यों खरीदेंगे? यदि भारत के अंदर किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है तो उसको खरीदने के लिए उनको रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी, तो डॉलर से फिर कन्वर्ट किए जाएंगे। जब किसी दूसरे देश की जो करेंसी है, दिनार हो गया, जैन हो गया, उससे कन्वर्ट करके, तो किसी भी करेंसी की वैल्यू कौन तय करता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी 2-3 फंडामेंटल्स से चलता है। एक फंडामेंटल होता है जिसमें कोई एक देश ही तय करता है उसकी डेप्रिसिएशन क्या होगी या फिर डिवैल्यूएशन करेंसी क्या होगी। दूसरा होता है फ्री मार्केट एक्सेस। ये इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है, इसको आप इकोनॉमिक्स में समझेंगे। आज के टाइम में दुनिया की कोई भी सरकार के, किसी भी सरकार के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि वह अपनी करेंसी की स्टेबिलिटी को सुनिश्चित कर पाएँ। यानी कि किसी भी देश की जो मुद्रा होती है उसकी स्टेबिलिटी कैसे तय होती है? वह ग्लोबल जो फोर्सेस है उसके द्वारा तय होती है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितना हम फ्री ट्रेड अलो करते हैं, यदि हम अपना जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपना रेट फ्लोटिंग रखते हैं, यानी कि फ्री ट्रेड के हिसाब से रखते हैं, यानी कि जितनी ज़रूरत किसी को है उसके हिसाब से हम फ्रीली एक्सचेंज करने के लिए अलो कर रहे हैं, उसी केस में वहाँ की जो करेंसी है उसकी स्टेबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सकता है। और यदि किसी देश को लगता है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को कम्प्लीटली बंद कर लेगा तो उससे उसकी करेंसी की स्टेबिलिटी सुनिश्चित होने वाली नहीं है, जिसके बारे में चैप्टर 27 में भी आगे बताया गया है। इसके आगे बताया गया है कि किसी भी देश की उधार लेने की क्षमता, वर्ल्ड बॉन्ड मार्केट से किसी भी सरकार को उधार लेना पड़ता है। जैसे कि यदि आप इंडिया की बात करें तो आप सोचिए कि क्या भारत को उधार लेना पड़ता है? यस, हमें भी उधार लेना पड़ता है। जैसे 1991 का एग्जाम्पल हमारे पास है। हमें कोई भी देश उधार देने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि हमारी जो क्रेडिट वर्थीनेस थी, जो हमारी उधार लेने की क्षमता थी, वो बुरे तरीके से प्रभावित हुई थी। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास फॉरेक्स जिसको बोलते हैं, फॉरेक्स का मतलब होता है कि सरकार के पास वो वाला पैसा जिससे सरकार दुनिया के विभिन्न देशों से खरीदारी करती है। वह हमारे पास हफ्ते तक का भी पैसा नहीं था कि हम तेल दुनिया के दूसरे देशों से खरीद पाएंगे। एंड उस समय इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए थे, हमारी अर्थव्यवस्थाओं को ओपन किया गया था। तो आज के टाइम में किसी भी देश को उधार कैसे मिलता है? उसकी क्रेडिट वर्थीनेस के कारण। और उसकी क्रेडिट वर्थीनेस कब डिटरमाइन होती है? जब उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पैसा उसके पास पड़ा होता है। तो 2008 और जो 9 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड की सरकार के द्वारा जो लोगों के कल्याण के लिए काम किए जाते थे उसमें कमी करी गई। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा उनके द्वारा इसलिए किया गया, बजाय इसके अमेरिका और जो इंग्लैंड था वहाँ अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बंद भी कर सकते थे, यानी कि वहाँ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगा सकते थे। वह फॉरेन एक्सचेंज में जो ट्रांजैक्शन होती है उसको कंट्रोल कर सकते थे, परंतु उनको पता था कि यदि वह कंट्रोल करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए उसके जो नुकसान है वो बहुत घातक होते हैं। इसलिए इनके द्वारा क्या कोशिश करेगी कि जन कल्याण का जो पैसा खर्च होता है जन कल्याण के ऊपर, जैसे सड़कें बनती हैं, लोगों को राशन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, उसके ऊपर कटौती करेगी। और ये कटौती क्यों करेगी? क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड को पता था कि यदि जहाँ लोगों के जन कल्याण के मामलों में पैसा कम नहीं करेंगे तो इनको अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बंद करना पड़ेगा, जिसके कारण इनकी क्रेडिट वर्थीनेस जो है, जिसके कारण दुनिया से उनको उधार मिलेगा, वह प्रभावित होगी। तो अपनी क्रेडिट वर्थीनेस को वर्ल्ड बॉन्ड मार्केट में बनाए रखने के लिए इनके द्वारा जन कल्याण के कार्यों में कटौती करेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अमेरिका और इंग्लैंड ओपन जो ट्रेड है उसको अनुमति देते हुए नज़र आते हैं। एंड ये ओपन ट्रेड को क्यों अनुमति दे रहे हैं? ये इसलिए अनुमति दे रहे हैं ताकि इनकी अर्थव्यवस्था लॉन्ग टर्म के लिए बुरे तरीके से प्रभावित ना हो। इसमें भारत का एग्जाम्पल आपके पास है। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वह 1947 से लेकर 1990 तक बंद अर्थव्यवस्था रहती है। एंड उसमें सरकार मुख्य रूप से तय करती थी कि क्या बनाया जाना है और क्या नहीं बनाया जाना है। दुनिया के दूसरे देशों की इन्वेस्टमेंट को अलो नहीं किया गया था। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं खोल सकता था। इनफैक्ट यदि दुनिया के दूसरे देशों से कोई वस्तुएं इंपोर्ट करनी पड़ती थी तो उसमें भी सरकार का बहुत हस्तक्षेप था। सरकार के द्वारा इंपोर्ट ड्यूटी जितनी लगाई गई थी कि यहाँ पर वस्तुएं पहुँच ही नहीं पाती थी। पहले तो उनके द्वारा उनको बंद ही किया गया था, दूसरा उनके द्वारा नॉन टैरिफ बैरियर लगाए गए थे। तो उसका दुष्प्रभाव क्या पड़ा कि 1990 तक हमारी अर्थव्यवस्था तबाह होगी। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं तभी तरक्की कर सकती हैं जब आप उनको ओपन करेंगे। एंड भारतीय अर्थव्यवस्था 1990 में 1991 में ओपन करी गई। और आज आप क्या स्थिति देखते हैं? आज आप ये स्थिति देखते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह 6 या 7% के हिसाब से ग्रो करती है। आज दुनिया की लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत
बन चुकी है, उसका सिंपल सा कारण है कि हमने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ओपन किया है दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार के लिए। देन ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस, ट्रांसनेशनल लिखा है यहाँ पर। ट्रांस का मतलब होता है एक देश से दूसरे, नेशनल का मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना। ट्रांस का मतलब जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन का मतलब है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिनका व्यापार या जिनका प्रभाव एक से अधिक देशों में है। जैसे भारत की कोई कंपनी है तो हो सकता है कि यदि वह दुनिया के 4-5 देशों में अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी है, उसको क्या बोलेंगे आप? बहुराष्ट्रीय कंपनी। एप्पल को क्या बोलेंगे आप? बहुराष्ट्रीय कंपनी, क्योंकि एक से अधिक देशों में अपने व्यापार को विस्तारित कर चुकी है और उसकी प्रोडक्शन को भी। इसी के साथ प्यूमा, नाइकी, गुच्ची, ये जितने भी जो ब्रांड्स आप सुनते हैं, इनका जो प्रभाव है वह एक देश तक सीमित नहीं है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और दुनिया के अंदर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, दुनिया का जो उत्पादन होता है, आउटपुट जो होती है, उसका 25 से 33% तक इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया जाता है। 70% विश्व के व्यापार इन कंपनियों के द्वारा किया जाता है। 80% इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि दूसरे देशों में जाकर कंपनियां स्थापित करना, और जब दूसरे देशों में कंपनियां स्थापित करी जाती है तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट इन 80% इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा करी जाती है। ओवरसीज़ प्रोडक्शन, यानी कि दूसरे देश में जाकर वस्तुओं का उत्पादन करना, इन फर्म्स के द्वारा किया जाता है। एंड यह बहुत बड़े लेवल पर आज के टाइम में होता है। एंड इसी तरीके से जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं आज के समय में, इनका वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। इनका ना केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव है, बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारों के ऊपर भी प्रभाव है। जैसे कि भारतीय सरकार चाहकर भी इन कंपनीज़ के जो ऑफर्स इनके द्वारा दिए जाते हैं उनको नहीं ठुकरा सकते। जैसे कि एप्पल बोलता है कि हमने कोई प्लांट भारत के अंदर लगाना है, या फिर टेस्ला बोलती है कि भारत के अंदर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम चाहकर भी इनको नहीं रोक सकते। इसी के साथ आपने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना होगा। यदि वो चाहते भी हैं कि एप्पल किसी दुनिया के दूसरे देश में जाकर प्रोडक्शन ना करे, तब भी वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन कंपनियों के पास पैसा ही इतना है कि ये सरकारों को खरीदने का भी दम रखते हैं, और ना केवल अपने देश की सरकार को खरीदने का दम रखते हैं, बल्कि दूसरे देशों की सरकारों को भी खरीदने का दम रखते हैं। तो अब ये जो कंपनीज़ होती हैं ये बहुत प्रभावशाली होती है, जिनको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हम कहते हैं। यहाँ पर सी केस स्टडी 1 के बारे में बताया गया है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव इतना है, जैसे मैंने पहले का एग्जांपल दिया, कि इनके द्वारा जो प्रोडक्शन है वह एक देश में नहीं होती है, यानी कि इनके जो कंपोनेंट हैं वह एक देश से नहीं लिए जाते हैं। जैसे मैंने घड़ी का एग्जांपल बताया, या किसी हथियार का एग्जांपल आपको बताता हूँ। कोई हथियार आज के टाइम में बनाया जाता है तो आपको क्या लगता है कि किसी उसी देश से वो सारी की सारी जो उसके कंपोनेंट है वो आते हैं? ऐसा नहीं है, वहाँ विभिन्न हिस्सों से आते हैं। हो सकते हैं कि इंडिया से कोई कंपोनेंट तैयार होकर जा रहा हो। इज़राइल के द्वारा ईरान में आई थिंक किसी नेता को मारने का प्रयास किया गया। इज़राइल या फिर कोई कंट्री थी या कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पर उनके द्वारा कुछ इज़राइल के वहाँ पर कुछ जो पेजर थे उनके ब्लास्ट हो जाते हैं। बाद में जब उसकी इंक्वायरी करी गई तो ये पाया गया कि जो पेजर होते हैं, पेजर का मतलब होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनके द्वारा बातचीत करी जाती है। आपने वॉकी टॉकी सुना होगा। वॉकी टॉकी में जो बात करते हैं, जो आर्मी के लोग होते हैं आपस में बात करते हैं, इसी तरीके से पेजर भी होते हैं जो आर्मी में या मुख्य रूप से सेनाओं में यूज़ किए जाते हैं। इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि इनको इंटरसेप्ट ना किया जाए, ताकि उनको कोई कंट्रोल ना कर ले बाहर से, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है, इनको हैक ना किया जा सके। तो इज़राइल ने क्या किया, जो पेजर था वह किसी एक देश में बन रहा था, दूसरे देश से कोई कंपोनेंट वहाँ से बन के आ रहा था। इज़राइल ने जब उन कंपोनेंट्स को वहाँ पर ऐड किया जा रहा था तो इज़राइल के द्वारा उन पेजर के अंदर क्या डाल दिए, बॉम्ब डाल दिए। एंड अब इज़राइल की जो खुफिया जो एजेंसी है जिसको मोसाद कहते हैं, उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन निकाल ली गई थी कि इस कंपनी के अंदर यहाँ से पेजर जाएंगे। तो उन पेजर्स के अंदर उन बॉम्ब्स को फिट करने का काम किसके द्वारा किया गया? इज़राइल की जो मोसाद एजेंसी है, उनके कुछ लोग उस कंपनी में एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं, वहाँ पर बॉम्ब फिट करते हैं और वहाँ इज़राइल का जो दुश्मन था वहाँ पर जाकर फट जाते हैं। तो आप इससे एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि यदि पेजर या फिर वॉकी टॉकी किसी एक देश में ही बन जाए तो प्रॉब्लम इतनी क्रिएट ना होती। आज के टाइम में दुनिया की कोई भी वस्तु, चाहे हमारे कपड़े हों, चाहे हमारे जूते हों, चाहे हमारे मोबाइल फ़ोन हों, चाहे हमारे लैपटॉप हों, चाहे हमारी गाड़ियाँ हों, ये कहीं भी किसी एक देश में उसकी प्रोडक्शन नहीं होती है।
बल्कि विभिन्न हिस्सों में प्रोडक्शन करी जाती है। आगे लिखा है कि संचार के साधन आज के टाइम में इतने विकसित हो गए हैं। संचार के साधन कौन कौन से होते हैं? जैसे मोबाइल फ़ोन का यूज़ आप करते हैं, इंटरनेट का यूज़ आप करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? संचार के साधन। एक समय ऐसा था, आप कल्पना कीजिए आज से 2-3 हज़ार साल पहले एक राजा को यदि संदेश भेजना पड़ता था तो वो सबसे पहले, हमारे पास क्या ही साधन थे, कबूतर के गले में कोई चिट्ठी डाल देते थे या फिर किसी दरबारी को पकड़ाकर राजा बोलता था कि दूसरे राज्य में पहुंचाओ, तो फिर घोड़ों से वो दौड़ के जाते थे। और कल्पना कीजिए कि कितना टाइम लगता होगा, यदि कश्मीर से कन्याकुमारी को चिट्ठी पहुंचानी है तो कितना टाइम लगता होगा। आज के टाइम में यदि कश्मीर से कन्याकुमारी को संदेश पहुंचाना है तो जस्ट सेकंड्स लगेंगे, और सेकंड क्या मिली सेकंड्स लगेंगे। एंड यदि दुनिया के दूसरे कोने में कोई संदेश पहुंचाना है तो बहुत कम समय लगता है। इसी को क्या बोलते हैं? संचार के साधन। आज के टाइम में संचार के साधन इतने विकसित हो गए हैं एंड इनका विस्तार इतना हो गया कि आज छोटे से छोटे बच्चे के मोबाइल हाथ में भी मोबाइल होता है। तो इन संचार के साधनों के विकसित होने के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों के देश आपस में जुड़ा हुआ भी महसूस करते हैं, जिसको वर्चुअल रियल वर्ल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल रियल टाइम। वर्चुअल का मतलब क्या है? जैसे आप किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं, आप उससे बातचीत कर रहे हैं, आपको वो व्यक्ति दिख रहा है। रियल टाइम का मतलब है रियल टाइम में ही है। ऐसा नहीं है कि वह 10 मिनट पहले ऑनलाइन था, वो तस्वीर आपको दिख रही है, आपको उसी टाइम की तस्वीर दिख रही है। अमेरिका में बैठे व्यक्ति की तस्वीर आपको वीडियो कॉल में अभी अभी दिख रही है, ऑनलाइन टाइप दिख रही है। उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल रियल टाइम। जैसे हम टीवी में भी देखते हैं लाइव, लाइव का मतलब होता है वर्चुअल रियल टाइम, कि वर्चुअली आपके सामने अपीयर है, वैसे व्यक्ति अपीयर नहीं है बल्कि स्क्रीन के माध्यम से अपीयर है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि 10 मिनट पहले इसी समय, रियल टाइम इसको बोलते हैं। तो इसके कारण दुनिया के जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, एक जैसे विचार रखने वाले लोग आपस में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आज के टाइम में आप गूगल मीट जैसी चीज़ सुनते हैं। हो सकता है कि कोई कंपनी के एम्प्लॉई विभिन्न हिस्सों में रहते हों, जैसे मैंने एप्पल का नाम लिया, तो हो सकता है कि एप्पल के एम्प्लॉई इंडिया के अंदर रहते हों, अमेरिका के अंदर रहते हों, चीन के अंदर रहते हों, तो फिर वहाँ पर एक वीडियो कॉल बुलाएंगे, उसमें सारे के सारे दिख रहे हैं। लाइक माइंड पीपल हैं, एक जैसे विचार रखने वाले लोग हैं। हो सकता है कि पर्यावरण के इशू को लेकर कुछ लोग भारत के अंदर हैं, कुछ लोग चीन के अंदर हैं, कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, और इनके द्वारा क्या किया जाता है? एक मीटिंग करी जाती है कि हमें पर्यावरण की दुनिया के अंदर रक्षा करनी है, तो ये एक मीटिंग वहाँ से करेंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है? वर्चुअल रियल टाइम। तो जो संचार के साधनों के विकसित होने के कारण दुनिया के अंदर एक जैसे विचार रखने वाले लोग आपस में जुड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है अरब स्प्रिंग 2011। मिडिल ईस्ट में ये मूवमेंट उठा था। मिडिल ईस्ट को मध्य पूर्व भी कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा है इजिप्ट को मिलाने के बाद इस वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? मिडिल ईस्ट। ठीक है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के द्वारा नाम दिया गया था मध्य पूर्व, क्योंकि अंग्रेज इसको पश्चिमी हिस्सा मान रहे थे और इसको पूर्व का हिस्सा मान रहे थे। तो इनके लिए पश्चिम क्या है ये, और पूर्व क्या है, और इनके मध्य का पड़ने वाला जो एरिया है उसको इनके द्वारा क्या बोला गया? मध्य पूर्व। कि पूर्व है मिडिल पूर्व, मिडिल ईस्ट जिसको बोला गया। तो इन देशों के अंदर एक मूवमेंट चला था अरब स्प्रिंग जिसको बोलते हैं, इनको अरेबियन कंट्री भी बोलते हैं। अरब स्प्रिंग नाम का मूवमेंट 2011 में चला था। एंड 2011 में ये अरब स्प्रिंग मूवमेंट क्या था? आंदोलन, जिस मूवमेंट को आंदोलन भी बोलते हैं। ये आंदोलन क्या था? इस आंदोलन में इन देशों के अंदर यहाँ के लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। किसके खिलाफ? वहाँ के शासकों के खिलाफ, और कहते हैं कि हम इन देशों के अंदर लोकतंत्र लेकर आएंगे। यदि आप इन देशों के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर या तो राजा रूल कर रहा होगा, या तो कोई और मैकेनिज्म या मिलिट्री रूल कर रही होगी। यहाँ पर जो तख्ता पलट है वो अक्सर देखने को मिले। तो यहाँ पर एक मूवमेंट चलता है, एक आंदोलन चलता है। यहाँ का एक देश था ट्यूनीशिया। यहाँ 2010-11 में एक शुरुआत होती है। यहाँ के लोग इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि हम लोकतंत्र को स्थापित करेंगे ट्यूनीशिया के अंदर। और जैसे ही यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होना शुरू होती है और यहाँ के शासकों को बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो संचार के साधनों के कारण ये जो मूवमेंट था, इसका जो बात है वह इन देशों में भी सुनने को मिलती है, जितने भी जो देश यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और यहाँ सभी देशों में एक आंदोलन चल पड़ता है और सभी देश बोलते हैं कि ट्यूनीशिया की तर्ज पर हम भी यहाँ पर आंदोलन करेंगे और अपने शासकों को बदलेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि यहाँ से दूरी तो आपको मैप के अंदर बहुत कम दिख रही है, परंतु बहुत ज़्यादा दूरी है, और एकदम से सभी देशों में ये कैसे बातचीत फैल गई। इसका सिंपल सा रीज़न क्या है? इसका सिंपल सा रीज़न है संचार के साधनों के विकसित होने के साथ। 1990 के बाद संचार के साधन इतनी गति से विकसित हुए हैं कि दुनिया के एक हिस्से में पड़ने वाला प्रभाव दुनिया के दूसरे हिस्सों में कब पड़ जाएगा उसका पता भी नहीं चलता है। क्या लिखा था यहाँ पर?
डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द अरब स्प्रिंग इन 2011। जैसे कि अरब स्प्रिंग के एग्जाम्पल में दिया गया है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स स्प्रेड अक्रॉस द मिडल ईस्ट। जो लोकतांत्रिक आंदोलन था वह 2011 में किस तरीके से सभी जो मिडल ईस्ट कंट्री थी उसमें फैल जाता है। एंड द मोर देन 45,000 इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ग्रीन पीस टू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क फ्रॉम ड्रग कार्टेल्स टू अल कायदा। इसी के साथ यहाँ पर बताया गया है कि दुनिया के अंदर गैर सरकारी संगठन पाए जाते हैं 45,000 के करीब गैर सरकारी संगठन। अब ये जो गैर सरकारी संगठन है इनका प्रभाव केवल एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के विभिन्न देशों में फैल चुका है। जो गैर सरकारी संगठन होते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इनको कहते हैं, जो कि अलग अलग हितों के लिए लड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्रीन पीस का एग्जाम्पल दिया गया है, तो ग्रीन पीस किसके लिए लड़ता है? पर्यावरण के लिए लड़ता है। एंड ये जो ग्रीन पीस मूवमेंट है ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका प्रभाव एक देश तक सीमित नहीं है बल्कि इसके जो वॉलंटियर हैं, इसके जो स्वयं सेवक है वह दुनिया के विभिन्न हिस्सों के इसके मेंबर्स बने होते हैं। इसी के साथ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो आतंकवादी संगठन होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका जो नेटवर्क है केवल एक देश तक सीमित है, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वो हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अल कायदा बताया गया है, तो अल कायदा का जो नेटवर्क है कोई एक देश तक सीमित थोड़ा है, दुनिया के बाकी देशों में भी उसका प्रभाव फैल गया। ISI इसका प्रभाव भी एक देश तक सीमित नहीं है। इसी के साथ जो ड्रग्स आते हैं, हम बोलते हैं कि चिट्टा रोक दो, अब इनका भी एक गिरोह बना होता है। तो संचार के जो साधन हैं इनके कारण ना केवल अच्छे मोटिव के लिए पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हुए हैं बल्कि कुछ मामलों में बुरे मोटिव के लिए भी इकट्ठे होते हैं। जैसे कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जब दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग इकट्ठा होते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छे मोटिव के लिए वैश्वीकरण के कारण लोग इकट्ठा हुए हैं। परंतु उसी के साथ बुराई भी तो सोसाइटी के अंदर पाई जाती है, तो बुरे मोटिव के लिए भी, जैसे कि ड्रग जो तस्कर हैं वह भी इन्हीं संचार के साधनों के कारण इकट्ठा होते हैं। आज यदि इंडिया में चिट्टा भेजा जा रहा है तो बिना संचार के साधनों के नहीं भेजा जा रहा है, तो फ़ोन पे कॉल होती होगी। इसी के साथ टेररिस्ट जो नेटवर्क होता है संचार के साधनों के कारण, जो आतंकवादी हैं दुनिया के, उनको भी आसानी होती है अपने मूवमेंट्स को दूसरे देशों में फैलाने की।